गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं, यह वीडियो हमारी क्लासेस वर्क की होगी। क्लासेस जो हमारी NCFSC नेशनल कॉलेज फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग NCFSC की क्लासेस है। ये NCFSC डे 1 क्लास से स्टार्ट करेंगे। पहला दिन है हमारा क्लास का, और यह क्लास के जो वीडियो मिलेंगे आपको साप्ताहिक वीडियो मिलेंगे, या हो सकता है कि सप्ताह में 2 वीडियो भी मिले, 3 वीडियो भी मिले, और ये 1 महीने तक का हमारा ऐसा ही रूटीन चलेगा। और इस 1 महीने के बाद जैसे ही आप लोगों की फिजिकल क्लासेस चलती है, फिजिकल क्लास में आपको रिवाइज कर दिया जाएगा और यह चेक कर लिया जाएगा कि आप लोग सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान देंगे इस विषय की ओर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे क्लास की शुरुआत होगी सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अगर कहें तो इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, हम लोग टेक्निकल सपोर्ट्स वाले लोग हैं। इंट्रोडक्शन में समय न गवाते हुए सीधे हम क्लासेस के मेन मुद्दे पे बात करेंगे कि जैसे कोई भी बच्चा फायर सेफ्टी में एडमिशन लेता है, फायर सेफ्टी का जो कोर्स है, फायर सेफ्टी में एडमिशन लेता है, तो क्या सोच के आता है, क्या सोच के आता है कि हमें इस कोर्स को क्यों करना है। तो देखिए, इसमें 2 ही चीज महत्वपूर्ण है। एक तो है जो है फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित, और एक है जो सुरक्षा का संबंध रखता है, थ्योरेटिकल वे से संबंधित। फिजिकल हमारा फायर में कवर होता है और थ्योरेटिकल हमारा सेफ्टी में कवर होता है। फायर का मतलब ही है आग, और आग से संबंध है कि जहां आग है वहां हमारा काम है, आग से संबंध। और सेफ्टी यानी सुरक्षा, तो जहां सुरक्षा की बात आई वहां पे हमारा फिर काम आ जाएगा, वो होगा सेफ्टी। और हमारा जो ये कोर्स है, इस कोर्स का नाम है DFSE। हमारे पास अभी जो स्टूडेंट्स है सबसे ज्यादा वो DFSC वाले हैं, डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। यह सबसे पहले तो आप जान जाइए कि आपको अपने कोर्स का नाम, आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, ये सब आपको पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सही से ये पता ही नहीं है कि कोर्स हमारा क्या है, कोर्स का नाम क्या है, तो हमें ये किसी को बताने में, कहने में बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए दोस्तों, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम कोर्स का नाम, कोर्स की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। तो जैसा कि क्लासरूम में हम आते हैं, पहला दिन है हमारा, तो क्लासरूम में आए तो सबसे पहले इसी विषय की बातचीत होगी। और क्या बातचीत होगी कि इस विषय को, इस सब्जेक्ट में जो पढ़ाई होगी क्या क्या होगी। और इसी के बाद, इसी के साथ जो सबसे बड़ा कोर्स है ADIS, जिसके भी हमारे पास एडमिशन है, ADIS फॉर एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग। यह जो विषय है, यह जो कोर्स है, इस कोर्स में ग्रेजुएशन वाले लोग एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन लेते हैं। चूंकि एडवांस डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है किसका, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, तो इसलिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत कंपनियों में होती है। जो कंपनियों में मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है, उन सभी लोगों को इस कोर्स की डिमांड होती है। और फिर आपका जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे आगे आपके और इसमें स्पेशलाइजेशन होते हैं। आगे चल के आप BSc कर सकते हैं, इसमें BSc हो सकता है, BE या BTech हो सकता है। अलग अलग कोर्सेस होंगे। BSc 3 साल का होगा, BTech 4 साल का होगा, BE 4 साल का होगा। तो समय के हिसाब से आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए अलग अलग कोर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को आ गया होगा समझ में, हमारा फायर सेफ्टी का कोर्स है
फायर यानी आग से संबंध जहां आएगा वहां पे हमें होना होगा। सेफ्टी यानी सुरक्षा की बात जहां आएगी वहां हम होंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है जिसमें हमने एडमिशन लिया है DFSC, डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, और एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग। इस चीज को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत हमें 2 साल बाद पड़ेगी। आगे हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। अब आगे देखते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए हमें शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत तब आती है जब क्लासेस चालू हो गई। भाई क्लासेस चालू हो गई तो अब इस विषय के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इस विषय के बारे में पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि DFSC और ADIS, DFSC और ADIS, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो हम आपको एक PDF आपको हम दिखा देंगे या आपको लिस्ट हम बता देंगे। इस लिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से विषय हैं और उसको कैसे कंप्लीट करना है। चाहे तो आप सभी की सेपरेट कॉपियाँ बना सकते हैं या चाहे तो आप एक कॉपी भी बना सकते हैं। हम आपको अभी बताएंगे कैसे कॉपी बनाना है, क्या है। विषय के बारे में आपको लिखित मिल जाएगा ग्रुप में, आप उसमें सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि इस सब्जेक्ट्स की कॉपी कैसे बनाना है। सपोज आपने कोई कॉपी खरीदी हुई है। अब मान के चलता हूँ उदाहरण के लिए कि ये एक कॉपी है, ये मैंने खरीदा हुआ है और मैंने एडमिशन लिया है। अब शुरुआत कैसे होगी? देखिए दोस्तों, हम शुरुआत कॉपी से लेकर तो आखिरी तक की शुरुआत करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आपको कि कैसे आपको कोर्स के लिए कॉपी बनानी है, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपकी कॉपी है। इसका जैसे ही आप फ्रंट पेज खोलेंगे, फ्रंट पेज यानी ये वाला पेज पलटाने के बाद ये ऐसा पेज खोलते हैं तो आपके पास ये ऐसा पेज आ गया। अब होता क्या है कि इस पेज पे क्या लिखा रहता है, शुरुआत यहाँ से। तो इस पेज में आपका नाम, कोर्स का नाम, कोर्स का सेशन, आपका कॉन्टेक्ट नंबर अगर ज़रूरत है तो इतना आपको इसमें लिख लेना है। सबसे ऊपर में आपको लिखना है आपके यूनिवर्सिटी का नाम, नेशनल फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग ब्रांच कोल्हापुर, नेशनल फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग ब्रांच कोल्हापुर। फिर लिखना है आपका नाम, सब्जेक्ट का नाम, DFSC जिसका है उसका DFSC लिखना है, ADIS जिसका है उसको ADIS लिखना है। फिर उसके बाद सेशन 2025-26 हमारा जो अभी सेशन चल रहा है, ये सेशन है 2025-26 2025-26 ऐसा लिखना है सेशन। और सेशन के बाद अगर चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसके बाद आपको आपका एड्रेस लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉपी तो आपके ही पास रहेगी। तो आपको इस पर ये सब चीज़ें इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन है आपका विषय, आपके सब्जेक्ट का नाम, आपका सेशन कौन सा है तो सेशन लिखना है। फिर इसके बाद अब आगे क्या करना है, तो इस पेज को जब हम पलटाएंगे तो ये पेज पे तो जो जो डिटेल्स बताई वो हो गया। उसके बाद इस पेज के इस भाग को खाली छोड़ देना है, ये वाला भाग जो होगा इसको खाली छोड़ देना है, ब्लैंक रहेगा। इसके बाद क्या करना है कि अब यहाँ से जो ये पेज चालू हुआ है, इस पेज में कम से कम 2 पेज आपको छोड़ना है ब्लैंक। एक ये खड़ा पेज और दूसरा एक खड़ा पेज, इसको ब्लैंक छोड़ देना, खाली छोड़ देना। किस लिए इसका यूज होगा ये अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये जो 2 पेज खाली हमने छोड़ा है, हम जब हमारे विषय की बात करेंगे सबसे पहले ही हमारा एक पॉइंट आया NCFSE, शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म है NCFSE का मतलब क्या है तो ये सबको पता है।
क्यों? क्योंकि हम तो रात दिन इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को पता है कि NCFSC क्या है शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप सभी लोगों को तो पता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कॉपी कोई अदर व्यक्ति उठाता है, कोई अदर व्यक्ति देखता है कि आप 1 साल का कोर्स कर रहे हो तो इसमें क्या सीख रहे हो, क्या है, इस कॉपी को देखने के बाद उसके दिमाग में सारी चीज आ जाएगी। शुरुआत यहाँ से होगी, उसमें सारी चीज आ जाएगी। जो हमने ये 2 पेज खाली छोड़ा हुआ है, शुरू के 2 पेज आपको बताए कि ये 2 पेज को खाली छोड़ना है, इस पहले पेज से आप शुरुआत करना है। जितने भी शॉर्ट फॉर्म हम पूरे 1 साल में पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने शुरुआत इस शॉर्ट फॉर्म से की है NCFSC सेम। अब यहाँ हम लिखेंगे NCFSC और इसका फुल फॉर्म लिखेंगे नेशनल कॉलेज ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। फिर इसके बाद दूसरा शॉर्ट फॉर्म हमने आज देखा पढ़ा, कौन सा? DFSC, डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। सभी के लिए है ये, सभी को बता रहा हूँ। फ्रंट के जो 2 पेज छूटेंगे सभी को क्या करना है। फिर दूसरा शॉर्ट फॉर्म हमने देखा ADIS, तो यहाँ तीसरे इस पे यानी आगे लिखना है आपको ADIS, और ADIS का फुल फॉर्म एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा तो एडवांस डिप्लोमा ADIS सब्जेक्ट नहीं है, मेरा तो DFSC है, तो क्या मैं केवल DFSC ही लिखूंगा? जी नहीं, यहाँ पे ये सभी को लिखना है, सभी को, यानी DFSC वाले को भी पता होना चाहिए कि ADIS क्या है, और ADIS को भी पता होना चाहिए कि DFSC का फुल फॉर्म क्या होता है। तभी तो आप जब कभी 2-4 लोगों के सामने बैठेंगे, बातचीत होगी, वाद विवाद होगा। वाद विवाद यानी एक बातचीत निकलती है ना कि भाई मैंने तो ये कोर्स किया, मैंने वहां से किया, मैंने इस कोर्स को 1 साल में किया, मेरे कोर्स का एलिजिबिलिटी जो था वो 12th था, या मेरे कोर्स की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन थी। ये सब जब बातचीत हमारी निकलती है तो इससे पता चलता है कि किसने कैसे कोर्स को किया है, कौन रेगुलर गया है, कौन रेगुलर नहीं गया है। दोस्तों मैं गारंटी लूंगा, अगर हमारी क्लास को सही से आपने ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा देर की क्लासेस नहीं है, बहुत ज़्यादा दिनों की क्लासेस नहीं है, लेकिन जितने दिन की क्लास है, जितने देर की क्लास है, अगर आप उसको सही से कॉन्सेंट्रेट करके अगर आपने ध्यान दे दिया तो गारंटी के साथ में बता रहा हूँ आपको कि आप डे 1 से उस दिन तक की क्लास को अटेंड करने के बाद आप किसी के भी सामने खड़े हो जाए, आप उसको बिल्कुल बता सकते हैं नेशनल कॉलेज फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग क्या है, DFSC कोर्स क्या है, ADIS क्या है, और इसकी सारी जानकारी आप दे सकते हैं। तब तो उसको समझ में आएगा सामने वाले को, हाँ भाई रेगुलर बंदा क्लासेस गया है। तो इसलिए सभी को इस जो 2 पेज हमने खाली छोड़े हुए हैं, इस 2 पेज में आपको यही सब चीजें लिखना है। जो हमने 2 खड़े पेज ऐसे खाली छोड़े हैं, इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। आगे हमको पढ़ने में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी और उसकी शुरुआत होगी। तो 2 पेज के ये होने के बाद आपके पास ये वाला पेज शुरुआत होता है। इस पेज में यहाँ से शुरुआत कैसे करेंगे, तो एक कॉर्नर में कहीं पे भी आपको डेट लिखना है, दिनांक। शुरुआत करने के समय आपको दिनांक लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आज यह वीडियो डल रहा है 14/6/2025। अब मैं तो ऐसे दिनांक लिखता हूँ 14/6/25। सबका अपना अपना तरीका है। 14/06/2025 कोई लिखेगा, कोई 14/6/25 जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखेगा। सबका अपना अपना तरीका है, कोई उसमें किसी की कोई बाउंडिंग नहीं है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जिसको जैसा अपना आता है डेट लिखना, उसको डेट लिखना है। उसको मालूम चलना चाहिए कि किस डेट को हमने क्या चीज पढ़ा है, तो यह डेट लिखना है। और इसके बाद अब आगे जो शुरुआत होगी, अब हम जिस विषय की बात करेंगे, जो शुरुआत करेंगे वो लिखेंगे। सॉरी, एक चीज छूट गया हमसे कि ये जो 2 पेज है, इस 2 पेज के बाद, इस 2 पेज के बाद यहां से हमने डेट लिखा। इस डेट को लिखने के पहले इस पेज पर
हमारा सिलेबस लिखा होना चाहिए और सिलेबस में सब्जेक्ट के नाम होने चाहिए। जितने भी सब्जेक्ट हम पूरे एक साल में पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट के इसमें नाम होने चाहिए। वो लिखने के बाद आपको यहाँ से डेट लिखकर शुरुआत करेंगे। डेट लिखकर शुरुआत होगी और वही शुरुआत हम अभी करेंगे। हमारी पहली क्लास, ये पूरे एक सप्ताह के लिए वीडियो या 5 दिन के लिए वीडियो रहेगा। इसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे। अगर हमको समझ में आ गया कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हमारा रिवीजन और वीडियो पे बातचीत हमारी होते रहेगी। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं। अगला हमारा कुछ थोड़े डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मौसम अभी ऐसा चल रहा है। शायद आप लोगों के इधर बारिश भी हो रही होगी और थोड़ा सा छोटा सा गाड़ियों की आवाज़ भी इस वीडियो में आपको सुनाई आ रही होगी। थोड़े बहुत छोटे डिस्टर्बेंस रहते हैं। इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमें हमारे सिर्फ काम की चीज़ पे ध्यान देना है और हम उसको देखेंगे। घर में छोटे बच्चे भी हैं तो वो भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत जो दिक्कत आएगी उसको इग्नोर कीजिए और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। तो शुरुआत सबसे पहले जो होगी अब हमारी पढ़ाई की, वो होगी फायर यानी आग से। आग या फायर क्या होता है? पहला सवाल यही निकल के आता है कि आग या फायर क्या होता है। तो इस सब्जेक्ट्स यानी इस चीज के बारे में पढ़ने के पहले हमने आपको एक पीडीएफ भेजा हुआ था। आज से कल के दिन हमने एक पीडीएफ डाला हुआ था जिसमें हमने आग के बारे में बताया हुआ है और दिखाया हुआ है। तो उसको पढ़ना है, समझना है। उसके बाद जब हम यहाँ लिखवाएंगे, आपको बताएंगे, तो आपको ये नोट्स तैयार करना है। और फिजिकल जो क्लासेस चलेगी आपकी, जिसमें आप क्लासरूम के दौरान उपस्थित होंगे, उसमें आपको बाकी सब चीज़ें आएगी। हमारे इस फायर सेफ्टी के कोर्स में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आती है कि एक सेकंड, तो बहुत आसान शब्दों में हम समझेंगे कि आग क्या होता है, फायर क्या होती है। तो देखिए, आग लिखना है, उसमें आपको टॉपिक डालना है फायर, व्हाट इज फायर, या फिर आप लिख सकते हैं कि आग क्या होता है। देखिए, लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। लैंग्वेज यानी जो हमारी भाषा है उसका बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन कॉरपोरेट स्तर पर यानी ऑफिशियल लेवल पर 2 ही लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है, जो जिसके बारे में अभी हम केवल बात कर रहे हैं। पहली लैंग्वेज है जिसके बारे में हर कोई जानता है, वो है हिंदी। हिंदी हमारी देश की मातृभाषा के रूप में प्रयोग होती है। तो हिंदी के बारे में आपको यानी हिंदी में बोलना, पढ़ना, लिखना, सारी चीज़ को समझना ही आना चाहिए। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ जो क्लासेस लूँगा, चलाऊँगा, और मेरी जो क्लासेस होगी उस पर मैं बातचीत करूँगा हिंदी पे। हिंदी में आपकी बातचीत करने का तरीका आपको बता देता है सामने वाले को कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप मराठी भाषी हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बोलचाल की भाषा में मराठी का यानी कहीं ना कहीं कोई शब्द ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको इन्हीं सब चीज़ों से थोड़ा सा एक हटके, थोड़े से हमारे लैंग्वेज को अच्छा बनाते हुए हमें पढ़ना है। तब क्या होगा कि जब हम आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए खड़े होंगे, तो जब हमसे कुछ पूछा जाएगा तो हम
जो जानकारी देंगे उनको, जो बात करेंगे, जो चीज़ बताएंगे, उसमें क्या होगा कि उनको समझ में आएगा कि हाँ ये सही से इनको जानकारी है या ये सही बात जानते हैं। तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश, इन दोनों के बारे में हमें देखना होगा और इसी विषय यानी इसी लैंग्वेज में हम बात किया करेंगे। हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक कोई भी टॉपिक, उस पर हम हिंदी और इंग्लिश में से डिस्प्ले करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आए। तो आगे क्या है, यह टॉपिक आपको लिखना है और उसमें लिखना है कि आग क्या होता है, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आग क्या है। आग एक रासायनिक आग एक रासायनिक क्रिया है जो आग एक रासायनिक क्रिया है जो कुछ विशेष कारकों की उपस्थिति पर उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले इसकी जो परिभाषा लिखेंगे, देखिए समझना बहुत जरूरी है। लिखने के लिए आप तो नोट्स कहीं से भी बना के लिख लेंगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूरे जीवन भर, पूरे समय आपको नोट्स या राइटिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, हम टॉपिक को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। कम पढ़ेंगे लेकिन पूरा समझ के पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आप कहीं पे भी जब जाएंगे तो आप वहाँ अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं, सामने वाले को नॉलेज अच्छा है, जानकारी अच्छी है। तो देखिए इसमें आपको समझ में आएगा खुद। आग क्या है, तो आग एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया यानी फायर इज अ केमिकल रिएक्शन। फायर क्या है, फायर इट्स केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होगा, सीधी सी बात है, रासायनिक क्रिया होगी तो और भी तत्व मिलेंगे, और भी कारक मिलेंगे, एक से अधिक कारक मिलेंगे। और भी जैसे एक तत्व है हमारे वातावरण में जो उपलब्ध है, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन, यह एक तत्व है, यह उपलब्ध है। तो बस ऐसे ही और भी तत्व मिल रहे हैं, और ऐसे और भी तत्व के मिलने के कारण आग का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो देखिए आग एक रासायनिक क्रिया है जो कुछ विशेष कारकों की उपस्थिति पर उत्पन्न होता है। विशेष कारक की उपस्थिति, तो कौन से विशेष कारक की उपस्थिति पे उत्पन्न होता है, तो वो चीज हम देखेंगे कि कौन से विशेष कारकों की उपस्थिति पर उत्पन्न होता है। आगे जब हम देखेंगे, ये आपको लिख लेना, समझ में आ गया सभी को। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये लिख लेना। ये टॉपिक किस चीज का है, यानी फायर क्या होता है, आग क्या होती है, इससे संबंध रखता है। वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, और हम कुछ दूसरे लोगों के रिकॉर्डेड वीडियो भी ग्रुप में डालेंगे। इससे क्या होगा कि इससे जो हम आपको क्वेश्चन देंगे, जो क्वेश्चन आपको नोट्स बनाना है, लिखना है, उस क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको ये वीडियो मदद करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया हूँ। सबसे पहले लिखना तो है, लेकिन लिखने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि कैसे लिखना है। हमने लिखना कहाँ है इस पे बात कर लिया, कैसे लिखना है ये बात नहीं कर पाया। ये मेरे भी ध्यान से निकल गया था।
तो जैसे आप जो पेन यूज करेंगे, आप जिस पेन से लिखते हैं कॉपी पे लिखने के लिए आप पेन का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी पेन आपका, लेकिन उसमें जो स्याही होगी, कलर जो होगा, हम जो मुख्य मेन कलर जो यूज होगा हमारा पेन का वो होगा ब्लैक, काला। ब्लैक कलर से हम लिखेंगे। टॉपिक जो हमारा रहेगा उस टॉपिक को आप ब्लू से लिख सकते हो, रेड से लिख सकते हो, ग्रीन से लिख सकते हो और किसी भी कलर से लिख सकते हो। पर मेन जो टॉपिक है, मेन जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। परीक्षा के समय, परीक्षा में अगर आप लिख रहे हैं तो वहां पे केवल ब्लू कलर, नीले शाही का प्रयोग और ब्लैक कलर यानी काली शाही का प्रयोग ही करना है। यानी परीक्षा में आपको अगर कोई टॉपिक लिखना है कहीं तो वहां नीले और काले का उपयोग करना है, जिसमें काला कलर आपका मुख्य कलर होगा और नीला कलर जो होगा सेकेंडरी होगा। तो हम हेडिंग डालेंगे नीले से, बाकी सब चीज लिखेंगे काले से, और हमारी जो कॉपी है उसको जो भी आप राइटिंग में सजा रहे हैं उसको सजाना है आपको ब्लैक या ब्लू कलर से। यानी मेन जो कलर यूज होगा वो आपका ब्लैक कलर यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं स्टार्टिंग में ही बताना था, भूल गया था मैं। ये जब टॉपिक लिखने की बात आई तब आया मेरे ध्यान में कि टॉपिक को लिखिए, इसको आप ब्लू कलर से, कि फायर क्या है, व्हाट इज फायर, आग क्या होती है, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शंस है इस डिस्क्रिप्शंस को ब्लैक कलर से लिखना है। और ब्लैक कलर से ये लिखने के बाद फिर आगे जो मेन हमारा लिखने का जो भी चीज है वो सब ब्लैक कलर में होगा। तो देखते हैं क्या, आगे एक रासायनिक क्रिया है जो कुछ विशेष कारकों की उपस्थिति पर उत्पन्न होता है। कौन से विशेष कारक है उसको आगे देखते हैं। तो देखेंगे आग के विशेष कारक कौन से होते हैं। आग को उत्पन्न होने के लिए सबसे पहले तो एक मैंने बताया कि ऑक्सीजन, जिसको O2 कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। दूसरा जो होगा, यहां से देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। बिना ऑक्सीजन के काम हो नहीं सकता, तो ऑलरेडी वो ऑक्सीजन जो है वो फ्री में मिल रही है। वातावरण हमें ऑक्सीजन फ्री में देता है। वातावरण में ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सारे तत्व उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन का भी एक लेवल होता है। ऑक्सीजन 19.4% से अधिक होती है तो भी दिक्कत करती है। यानी एक सिंपल ब्रीदिंग, श्वास लेने के लिए जो ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए 19.4% तक होना चाहिए। उससे कम भी होती है तो आपने सुना होगा ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, इसको ऑक्सीजन लगाए। पेशेंट के साथ ऐसा होता है ना, फर्स्ट एड जब किसी को दिया जाता है तो फर्स्ट एड के दौरान ये सब चीजें होती है कि अगर किसी को फर्स्ट एड की जरूरत पड़ी और ऑक्सीजन की कमी आ गई तो ऑक्सीजन के लेवल को इस लेवल पे किया जाता है। और यदि ऑक्सीजन बढ़ जाए तो भी उसको कंट्रोल करने के लिए ही मास्क का उपयोग होता है। सेम वही चीज, तो यहाँ आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। फिर दूसरी जो चीज होगी हीट यानी ताप, टेम्परेचर। हीट यानी जो ताप होगा, टेम्परेचर होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। किसी भी पदार्थ में, किसी भी चीज में आग, जैसे ये कपड़ा है मेरे पास, अगर इस कपड़े में आग लगाना है तो वहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए। जहां भी आग लगाएंगे वहां ऑक्सीजन होना चाहिए। दूसरी चीज टेम्परेचर होना चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो है ईंधन। ईंधन के रूप में कोई भी चीज हो सकती है जो जलने वाली है।
जैसे ये कपड़ा जो है ये ईंधन हो गया, मटेरियल, फ्यूल। ईंधन का मतलब फ्यूल, यानी अगर इसे जलाना है तो ये फ्यूल हो गया। ऑक्सीजन इस वातावरण में उपलब्ध है और हीट देंगे, ताप। हीट जो हम आग लगाते हैं, आग एकदम से नहीं लगती। आग एकदम से लगती है क्या? जैसे यहाँ ये किया और आग लगा दिया। वो कब लगती है? अगर ये पेट्रोल में बुझा हुआ रहे, पेट्रोल से गीला रहे और आप फायर यहाँ करो तो भक से भपका लग जाता है। वो कैसे होता है? तो वो पेट्रोल के ऑलरेडी कण जो है वाष्पित होते हैं। वाष्पीकरण के कारण वो एक माहौल बना लेते हैं और आपका इग्निशन, स्पार्क जब पहुंचता है तो ऑटोमेटिक आग लग जाता है। यहाँ ये चीज नहीं हो रही। यहाँ क्या होती है? यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टेम्परेचर मिलता है और टेम्परेचर की उपस्थिति पर जब ईंधन मिलता है और ईंधन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, यानी इन सब चीजों का क्या, एक केमिकल रिएक्शन होता है। और इस केमिकल रिएक्शन को ही होने पर यहाँ आग जलना प्रारंभ हो जाती है। जो आग है वो इस केमिकल रिएक्शन के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ताप ईंधन, या ईंधन ताप ऑक्सीजन, या ईंधन ऑक्सीजन ताप, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको ऑक्सीजन के बाद ईंधन बोलना है या ईंधन के बाद ताप बोलना है या ताप के बाद ईंधन बोलना है। ये कोई सीक्वेंस नहीं, तीन चीज है बस। जैसे हम बोलते हैं, पढ़े हैं हमने, ठोस द्रव गैस। ठोस होगा वो चीज द्रव बनेगा, और जब द्रव होगा तो वो गैस बनेगा। यानी क्या? पानी की जो अवस्था है, पानी की तीन अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में बर्फ रहता है, द्रव अवस्था में पानी बनता है, लिक्विड, और उसको जब गर्म किया जाता है तो वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के ही रूप में यानी इसे बोला जाता है, पढ़ा जाता है या समझा जाता है। लेकिन यहाँ कोई ये सीक्वेंस नहीं है। यहाँ सीक्वेंस का मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ ये तीन चीजों का मतलब है। ये तीन चीजें होनी चाहिए। कोई भी ये तीन चीज है, इस तीन चीजों की उपस्थिति में ही आग लगेगा। अगर ये तीन में से कोई भी एक चीज, इन तीन में से कोई भी एक चीज की कमी हुई तो आग नहीं लगेगी। चाहे ऑक्सीजन अगर नहीं रहा तो आग नहीं लगेगी, चाहे ईंधन नहीं रहा तो आग नहीं लगेगी, चाहे टेम्परेचर नहीं रहा तो आग नहीं लगेगी। यानी इन तीनों का उपस्थित होना जरूरी है, आग को लगाने में भी और आग को बुझाने में भी। यही तीनों चीज सबसे महत्वपूर्ण है। आग को यदि बुझाना है तो भी यही इम्पोर्टेंट है। इसमें से किसी भी एक चीज को आप हटा दीजिए, आग बुझ जाएगी। अगर आग लगी हुई है तो वहां अगर आपने टेम्परेचर को हटा दिया तो आग बुझ जाएगी, या वहां से फ्यूल को हटा दिया तो आग बुझ जाएगी, या ऑक्सीजन को हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। हम देखेंगे अभी कि यही क्रिया किस प्रकार से काम करती है। उदाहरण के लिए जैसे इसी की बात करते हैं, कपड़े पर आग लग गई है, कपड़े में आग लगी हुई है, यानी अगर इसमें आग लगी है, ये जल रहा है, अब इसको बुझाना है। तो इसको बुझाने के लिए क्या होगा? सबसे जो आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या है इस आग को बुझाने के लिए? बहुत आसानी से जिस चीज पर कंट्रोल किया जा सकता है वो चीज क्या है? सबसे आसानी से कंट्रोल करने की जो चीज है, तो यहाँ पे सबसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं ताप को, टेम्परेचर को। इसमें मान लीजिए कि आग लगी हुई है, जल रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर है। अब इस टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। कपड़े में ताप को नियंत्रित करना बहुत आसान है। कैसे? तो इस पे हम क्या करेंगे? ताप को नियंत्रित करने के लिए इस पर हम पानी डाल देंगे। यानी इस आग को बुझाना है तो इसकी आग को बुझाने के लिए, ताप को नियंत्रित करने के लिए इस पर हम पानी डाल देंगे।
यानी इसमें आग लगी हुई है, टेम्परेचर को कंट्रोल हो रहा है, तो इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा और ये ठंडा कर देगा। ठंडा होगा तो आग बुझ जाएगी। तो ये हो गया एक पहला तरीका सामान्य। ये जो ताप का नियंत्रण है यह सामान्य प्रक्रिया है और सबसे ज्यादा जो आग बुझाई जाती है वो जनरल मेथड से ही बुझाई जाती है। फायर टेंडर जो होता है, फायर की जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी में आपने देखा होगा पानी भरा होता है। तो पानी भरा होता है तो ताप को ही नियंत्रण करेगा। जहां भी पानी होगा वहां ताप को ही वो नियंत्रण करेगा और पानी बहुत आसानी से मिल सकता है, इसलिए ताप को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ आपने देखा कपड़े में लगी हुई आग को बुझाने के लिए ताप से कंट्रोल किया गया और आग बुझ गई। अब आगे देखते हैं दूसरी चीज, दूसरा कोई तत्व लेते हैं कपड़े के अलावा। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर इसी कपड़े में हम आग लगाते हैं तो आग बहुत तेजी से भपके के साथ उठती है। भपका कैसे लगे, एकदम से भभकते हुए, यानी ये कपड़े में फ्लेम लाए, स्पार्क लाए, चिंगारी लाए, टच भी नहीं हुई कि यहाँ आग लग गई भभक से। तो ऐसा होता है कहाँ, पेट्रोल, आपने सुना होगा नाम पेट्रोल। गाड़ियों में ईंधन के रूप में डलता है पेट्रोल। पेट्रोल लिक्विड के रूप में होता है, पानी के रूप में होता है। यानी अगर पेट्रोल को आप देखोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, किसी बॉटल में आप भर सकते हो, एक तरल पदार्थ के रूप में होता है पेट्रोल। तो पेट्रोल भी एक ईंधन ही है, लेकिन कैसा ईंधन है, लिक्विड ईंधन है, लिक्विड फॉर्म में ईंधन है। ये जो था ये ठोस ईंधन था। ठोस हमने अभी आपको बताया था इसके पहले ही, पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस। तीन अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की, तीन अवस्था होती है। ठोस अवस्था यानी ये है, ये ठोस अवस्था है। द्रव यानी पेट्रोल, पेट्रोल जो है, केरोसिन जो है, ये सब द्रव अवस्था में। और गैस, गैस यानी एलपीजी गैस हो गई या और सभी गैसें हो गई जो जिन गैसों में आग लगती है, वो हो गई गैसीय अवस्था। अभी हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की जो लिक्विड फॉर्म है। तो लिक्विड फॉर्म में यदि आग लगती है तो इसको कैसे बुझाएंगे। अब देखिए लिक्विड फॉर्म है, इसका कोई आयतन नहीं है। जिस बर्तन में रहेगा, जिस एरिया में रहेगा, जितना बड़ा रहेगा वो उतना बड़ा स्प्रेड होते जाएगा, फैलते हुए जाएगा। यानी इसका आयतन ये नहीं घेरता है, ये फैलेगा। और पेट्रोल है, इसमें वैक्यूम्स भी बनेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वातावरण में ये उड़ेगा और जितने दूर उड़ेगा आग वहां से पकड़ लेगा और आंखों से नहीं नजर आएगा कि पेट्रोल कितने दूर तक उड़ा हुआ है। जब आप फ्लेम लेके जाएंगे उसके पास तो पेट्रोल किसी इस एरिया में है और फ्लेम यहाँ भी रहेगी तो आग पकड़ लेगा। यही कारण है कि पेट्रोल जब स्किल्ड होता है, कोई गाड़ी वगैरह, अभी हाल ही में कल की ही बात है कि तो हम बात कर रहे थे कि पेट्रोल में आग कैसे लगती है। अभी हाल ही समय की घटना है, जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ है, सूरत से जो प्लेन जा रहा था वो एक एक्सीडेंट हुआ है। उसमें देखा होगा आपने कि एकदम से प्लेन गिरा और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो पेट्रोल क्या है, आयतन नहीं घेरता है। जितनी जगह जाएगा उससे बड़ी जगह का ब्लास्ट उसमें दिखाई देगा। यानी जो आग लगेगी उससे भी बड़े जगह की आग लगेगी। तो अब इसमें भी आग को बुझाने के लिए मैंने बताया आपको कि ये तीन चीजें ही जरूरत है। अब इसको पेट्रोल का आयतन फिक्स नहीं है, तो इसको कैसे बुझाएंगे। तो इसमें नियंत्रण जो होगा वो ऑक्सीजन से होगा, क्योंकि ईंधन हटा नहीं सकते। पेट्रोल को आप हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते। पेट्रोल इतनी मात्रा में है, इतने दूर फैला हुआ है कि इसको तो आप हटा ही नहीं सकते। तो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन का नियंत्रण होगा।
ऑक्सीजन को कट किया जाएगा। ऑक्सीजन को कट कैसे किया जाएगा? तो यदि ऑक्सीजन को कट करना है, ऑक्सीजन को कट करने के लिए इस पर हम जो उपयोग करते हैं वो करते हैं फोम का, पानी का नहीं करते हैं। यहाँ जो अब करते हैं वो है फोम। फोम यानी झाग। याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है फोम क्या होता है। तो फोम एक प्रकार का झाग होता है और इस झाग के कारण झाग जो है, फोम यानी झाग। आपने देखा होगा साबुन हाथ में लगाओ तो झाग बनता है। झाग क्या होता है? वायु का छोटा छोटा बुलबुला होता है। वायु का बुलबुला, ऑक्सीजन के बुलबुले होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बुलबुले। ये जब एक जगह मिलते हैं तो ये बनता है झाग। ऑक्सीजन के बुलबुले। देखिए, ऑक्सीजन को कट करने के लिए जो यूज हो रहा है, क्या चीज का यूज हो रहा है? ऑक्सीजन का ही यूज हो रहा है। हम बात अभी यहाँ कर रहे हैं झाग के बारे में कि झाग क्या होता है। तो झाग एक वायु का बुलबुला होता है। शेविंग करने के लिए फोम आता है, शेविंग फोम। या फिर अब कई लोग के मन में ऐसी भी चीज आ रही होगी कि हमने तो फोम का गद्दा सुना है। बिल्कुल सही सुना है। फोम आया ना, उसमें फोम शब्द है ना, फोम, गद्दा, दबता है, स्पंज होता है, गद्देदार। स्पंज बनता कैसे? वो भी तो एक लिक्विड ही है, उसमें भी ऑक्सीजन का बुलबुला होता है, ऑक्सीजन के क्लाउड्स होते हैं और उसके कारण में फोम बनता है। तो फोम जो है, तो यहाँ गद्दे की बात नहीं हो रही, यहाँ झाग की बात हो रही है। तो झाग जो है ये वायु का बुलबुला है, फोम जो है वो केमिकल का बुलबुला है। केमिकल के बुलबुले के कारण वो गद्दा बन जा रहा है और झाग के बुलबुले के कारण एक लेयर बन जा रही है। यानी जो पेट्रोल है, पेट्रोल पर जब झाग मारते हैं, फोम मारते हैं, तो क्या होता है? एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है और वो ऑक्सीजन को रोक देती है। और जब वो परत ऑक्सीजन को रोकती है तो यहाँ आग बुझ जाती है। इसलिए पेट्रोल पंप पे आप लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे फोम के या एबीसी के, ज्यादातर तो एबीसी के ही आपको देखने को मिलेंगे कहीं पे भी। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला जो यंत्र है वो फायर एक्सटिंग्विशर एबीसी वाला ही मिलेगा। अब जहाँ फोम उपलब्ध नहीं है, अब मान लो कि फोम नहीं है, आग लग गई है, पेट्रोल से आग लगी है। कई बार ऐसी घटना आपको देखने को मिलती है, व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं कि किसी बाइक में आग लग गई है, बाइक वाला बाइक को फेंक के भाग रहा है, बाइक तो पूरी जल गई। तो पेट्रोल पंप पे भी आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा, ध्यान नहीं दिया शायद, कि वहां पर रेत रखी हुई होती है। रेत या फिर इसे बालू भी कहते हैं, बालू। मराठी में रेती बोलते हैं, हमारे इधर रेती, मराठी में रेती बोलते हैं, रेता भी बोलते हैं कोई। रेत छोटे छोटे पत्थर के कण, बहुत सारे कण, बहुत सारे कण यदि कहीं मिल जाए एक साथ, झाग बना रहा है झाग। अब इस झाग को आप यानी अपनी वो करिए, समझिए, वायु का छोटा छोटा बुलबुला जो है वो झाग है और पत्थर के छोटे छोटे कण यानी रेत है। एक दूसरे कण बहुत सारे सघन हैं, तो क्या वहाँ ऑक्सीजन आएगा? नहीं आएगा। यही कारण है कि पेट्रोल पंप पे आपको बाल्टियों में रेत भरी हुई मिलती है। पेट्रोल पंप पे जो बाल्टी होती है उस बाल्टी में आपको रेत मिलती है, और पेट्रोल पंप की बाल्टी जो होती है उसको आप ध्यान दोगे तो उस बाल्टी में पेंदी नहीं होती है, उस बाल्टी में क्या है?
पेंदी नहीं होती। पेट्रोल पंप पे जो बाल्टी होती है उसमें पेंदी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पेंदी रहेगी तो कहीं भी बाल्टी रख सकते हैं, और पेंदी नहीं रहेगी तो बाल्टी को आपको टांग के रखना है, लटका के रखना है, हैंग करना है। यही कारण है कि उस बाल्टी में पेंदी नहीं होती। और लाल कलर की होती, लाल कलर होने से कोई भी समझ जाएगा खतरनाक है, यानी जब आग का खतरा हो तब इस बाल्टी का उपयोग वहां करना है, यानी ये रेत को उठा के उस आग के ऊपर फेंकना है। जैसे ही उस आग के ऊपर से रेत गुजरेगी, ऑक्सीजन की लेयर कट होगी और आग बुझ जाएगी। तो ये हुआ पेट्रोल के बारे में। आगे हम अगले वीडियो में या आगे के हमारे सेशन में हम देखेंगे अलग से सेपरेट सारी चीज़ें, किस आग को कैसे बुझाया जाता है, क्या होता है। अभी तो हम सिर्फ एक बेसिक चीज़ हमने समझा। हमारा जो सवाल था कि फायर क्या है, आग क्या है, तो उसके बारे में आगे जब हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे क्या होता है। एक सेकंड। तो आज के जो सब्जेक्ट में हमने जाना उसमें हमने ये चीज़ देखा कि आग क्या होती है और आग के बारे में जाना। हमने देखा कि ऑक्सीजन को हटा के कैसे आग को नियंत्रित किया जाता है या आग पे नियंत्रण कैसे पाया जाता है। सबसे पहले इसमें हमने देखा कि ताप को नियंत्रित करके आग कैसे बुझाई जाती है। अब जो एक तीसरी चीज बची है वो है ईंधन, कि ईंधन को हटा के आग कैसे बुझाई जाती है। तो अब उसके बारे में देखेंगे कि ईंधन को हटाने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है और आग बुझाने में ईंधन का क्या उपयोग है, या कैसे ईंधन आग को बुझाता है। ये चीज हमारा तीसरा प्रकार। और फिर इस तीनों प्रकार से एबीसी का क्या रिलेशन है ये भी हम जानेंगे। तो तीसरा जो प्रकार है ईंधन। अब हमने ठोस की बात कर ली, आप द्रव की बात कर रहे, गैसीय एलपीजी की बात करते हैं। गैस, कौन सी गैस? जो घर में हमारे गैस होती है उसको एलपीजी भी कोई बोलता है। अब आ गया हमारा पॉइंट, जो हमने कॉपी बनाई है। कौन सी कॉपी? हमारे टॉपिक वाली कॉपी। और इस टॉपिक वाले कॉपी में हमने जो सबसे आगे में 2 पेज छोड़े थे, खाली 2 पेज शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। पहला शॉर्ट फॉर्म हमारा आ चुका है, कौन सा? एलपीजी। एलपीजी गैस के बारे में। एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वैसे तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, 8वीं 10वीं में हम लोगों ने पढ़ा है एलपीजी क्या होता है। आपने भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ लिख लेंगे तो हमारा वो पढ़ा हुआ रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा क्या जाता है पढ़ लेने में, रिवाइज कर लेने में। तो एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब आग लगी है एलपीजी में, सिलेंडर में देखें आपने, एलपीजी गैस सिलेंडर जो होता है उसमें आग लगी हुई है। अब उस आग को बुझाने के लिए क्या होगा? इस आग पर ईंधन का नियंत्रण होगा, यानी इस पे ईंधन ही छोड़ा जाएगा जिससे गैस को गैस से बुझाना। जैसे लिक्विड को फोम से बुझाया, अभी हमने पेट्रोल को फोम से बुझाया। सामान्य आग लगी थी, सामान्य आग किस कपड़े की आग को? पानी से बुझाया। 2 चीज हो गई, ऑक्सीजन को कट कर लिया, ताप को कट कर लिया। अभी ईंधन की बात हो रही है, ईंधन को ईंधन से कैसे बुझाएंगे? तो लिक्विड की गैस में जो हम उपयोग करेंगे वो करेंगे CO2 का। CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो उपयोग करेंगे वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का। CO2 का ही क्यों होता है? तो CO2 जो गैस है यह एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय मतलब किसी अन्य गैस से कोई क्रिया नहीं करती। और जो गैस किसी अन्य गैस से क्रिया नहीं करती है
उसमें आग नहीं पकड़ती है, उसमें आग नहीं लगती है। यानी जिस गैस में किसी अन्य गैस के साथ क्रिया नहीं करेगी वो गैस में आग लगेगी क्या? आग नहीं लगेगी। तो हमने आवर्त सारणी केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, जिसकी शुरुआत हाइड्रोजन से होती है। उसका फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन। हमने पढ़ा हुआ है 30 तत्व, 30 एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे पूरे 30 तत्व हैं। और इस 30 तत्व को हमने 8वीं 10वीं 5वीं में, 5वीं नहीं, 8वीं 10वीं 9वीं में याद किया हुआ है। अब आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसकी जानकारी नहीं है। हमारे समय हमने तो पढ़ा है, हमारे समय हमको पढ़ाया जाता था, रटवाया जाता था, रटो याद करो। अब मुझे तो याद इसलिए रह गया कि जब भी टॉपिक आता है, जब भी पढ़ाना होता है तो मुझे याद हो गया। बार बार जब कोई चीज़ रिवाइज होती है, बार बार जब चीज़ की आवृत्ति होती है, बार बार किसी चीज़ के बारे में जब याद किया जाता है तो वो चीज़ याद आ जाती है, याद रहती है, याद होती है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस भी बहुत सारी है, 10-12 प्रकार की है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हेक्सॉन, ये सब निष्क्रिय गैस है। आवर्त सारणी के एक अलग स्लैब में आती है। तो यहाँ पे हमने गैस पे ईंधन का यूज किया। ईंधन ही है ये, CO2 का यूज ईंधन के भी लिए होता है। तो इसी CO2 को हमने इस पे छोड़ दिया, गैस में गैस। क्यों? क्योंकि CO2 एक ठंडी गैस है, ठंडा रहेगा, यहाँ टेम्परेचर को भी नियंत्रण करेगा। और CO2 ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन भी कट हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा CO2 मिल गया, ओवर CO2, तो भी आपकी मौत हो सकती है। हवाई जहाज में CO2 का भी सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन का भी सिलेंडर होता है। जब एक लेवल पर फ्लाइट जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। तो तीनों चीज आप समझ गए, ठोस की गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस की आग, सामान्य आग, ठोस द्रव पेट्रोल, गैस LPG, तीनों आग। तीनों आग को जो बुझाए, यानी समझ जाइए कि इसकी ठोस यानी A कैटेगरी, द्रव यानी B, LPG यानी C। कैटेगरी का मतलब क्लासिफिकेशन, यानी A क्लासिफिकेशन, B क्लासिफिकेशन, C क्लासिफिकेशन। तीनों क्लासिफिकेशन की आग को जो बुझाता है एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का यंत्र, सिलेंडर, जो आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है आपको। मैं बना नहीं पा रहा हूँ बराबर, लेकिन आप समझ जाइए, इस टाइप का होता है। देख लेंगे आप, हमारे पास रखा हुआ है स्टोर रूम में। स्टोर रूम में देखने को मिलेगा, जब आप फिजिकली आप हमारे पास आएंगे आपको दिख जाएगा सिलेंडर ही वाला। आग बुझाने का जो सिलेंडर होता है जनरली लाल कलर का होता है, ABC टाइप, ABC लिखा है तो लाल कलर का होता है। मैं उतना अच्छा तो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन समझ जाइए। तो ये जो सिलेंडर होता है तीनों प्रकार की आग को बुझाता है। क्लास A की कैटेगरी की आग को बुझाता है, क्लास B की, क्लास C की। A, B, C तीनों क्लास की आग को बुझाने वाला यंत्र ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर कहलाता है। तो साथियों, दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था कि फायर क्या होता है, व्हाट इज फायर, आग क्या होती है। हमने देखा कि आग
उत्पन्न कैसे होती है, यानी आग की शुरुआत कैसे होती है। फिर हमने देखा कि आग लगने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो उसमें हमने जाना कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन ताप ईंधन की आवश्यकता होती है। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन को हटा के कैसे आग को बुझाया जाता है, ताप को हटा के कैसे आग बुझाया जाता है, ईंधन को हटा के कैसे आग बुझाया जाता है। 3 कैटेगरी की आग हमने देखी, क्लासिफिकेशन, यानी ए क्लास की आग, बी क्लास की आग, सी क्लास की आग। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। इस टॉपिक से संबंधित यदि किसी का कोई सवाल या किसी का कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप ग्रुप में आप डालिए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। प्लस जब हमारी फिजिकल क्लासेस चालू हो, फिजिकली यानी शायद अगले महीने से या जब से भी चालू होने वाली है, इसके बारे में आपको सौरभ सर जानकारी देंगे। और जो हमारे टॉपिक्स हैं, डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग वालों के कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, प्रैक्टिकल कैसे होता है, ड्रिल्स एक्टिविटी कौन कौन सी है, इसकी सारी जानकारी सौरभ सर आपको देंगे। और एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के जो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से विषय हैं, उसकी जानकारी भी सौरभ सर देंगे। चाहें तो आप एक कॉपी बना सकते हैं, एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट को आप लिख सकते हैं। हमारी जो क्लासेस रहेगी वो 2 भागों में ही डिवाइड होगी, फायर और सेफ्टी। जो टॉपिक्स हमारे होंगे, हम आपको सिर्फ ये बता देंगे कि ये टॉपिक फायर से संबंधित है या ये टॉपिक सेफ्टी से संबंधित है। अब आपको उसी हिसाब से लिख लेना है, समझ लेना है। बाकी हम आपको समय समय पर वीडियोस के माध्यम से बताएंगे। फिजिकली हमारी क्लास चलेगी। अभी जैसे जैसे एडमिशन आते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि उन्हें ग्रुप के माध्यम से, जो ग्रुप में जुड़ चुके हैं, उनकी कुछ एक्टिविटी कराई जाए। खाली पीली बैठे हुए हैं तो एक्टिविटी की शुरुआत की जाए। तो वो एक्टिविटी की शुरुआत हमने अभी की हुई है डे 1 से। यह जो वीडियो है, इस वीडियो को हम आपके पास YouTube के लिंक के थ्रू भेजेंगे। उस लिंक से 2 चीज़ होगा, एक तो हमारे YouTube को देखा जाएगा, आपके आप जो भी 10-12 लोग हैं, प्लस आपके ज़रिए किसी और को भी ये चीज़ अगर बताई जाती है, तो जैसा मैंने ये चीज़ समझाया है, बहुत छोटी सी चीज़ को अभी समझाया है, एक ही सब्जेक्ट, एक ही यानी विषय को समझाया है कि व्हाट इज फायर। मेरा उद्देश्य मुख्य यही है, थोड़ा सा ही आप समझें लेकिन उसको क्लियर समझ जाएं, हमेशा के लिए समझ जाएं, टॉपिक को ध्यान से समझ जाएं। अगर आप अच्छे से उस चीज़ को समझ गए ना, तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है, ध्यान में लाने की ज़रूरत है। आपके ध्यान में आएगा तो आपको याद आएगा। ऑक्सीजन बताया था, ताप बताया था, ईंधन बताया था, और इनके केमिकल रिएक्शन से आग लगती है, ये चीज़ थी। तो ऐसे याद हो पाएगा, ऐसे याद रहेगा। और जब ऐसे याद रहेगा तो बहुत ज़्यादा समय तक याद रहेगा, और इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें आपको अगले क्लास ऑफ फायर के बारे में बताएंगे कि और कौन सी क्लास होती है फायर की, और उसको बुझाने का तरीका बताएंगे। और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, मेरा जो वीडियो है ये उतना क्वालिटी वाला वीडियो नहीं है। अभी समय तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लोगों के पास डिजिटल बोर्ड है, साउंड्स का भी कुछ वो रहता है, तो थोड़ा बहुत यानी जो भी आपको प्रॉब्लम सभी आई है, बीच बीच में हमारे वीडियो को रोकना पड़ा है, बच्चे आ जाते हैं, कोई आ जाता है, गाड़ियों की आवाज़ है, ये सब जो चीज़ें हैं, बस आप अपना ध्यान अगर लगाएंगे
तो ये सब चीज़ें आपको नहीं सुनाई देगी। आपको जो सुनाई देगी वो सिर्फ हमारी काम की चीज़ें सुनाई देगी। और काम की चीज़ें जब सुनाई देगी और जब आपका ध्यान इस पे रहेगा तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसकी गारंटी है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप बस हमारी क्लास पे ध्यान दीजिए। हमारे फिजिकली क्लास को आप अटेंड करिए। ऑनलाइन में इस प्रकार से मैं आपकी मदद करूँगा। प्लस जो आपके सवाल रहेंगे, हम एक वीडियो सवालों का रखेंगे स्टूडेंट्स के साथ कि फलाने स्टूडेंट का सवाल है, और जो भी स्टूडेंट मुझसे सवाल करेगा वो अपने नाम के साथ सवाल भेजेगा, ताकि मुझे मालूम चले, पता चले कि स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी कितनी है। और ठीक है, बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, अभी तो पूरा साल बाकी है अपने पास। आप लोग आइए, क्लासेस कीजिए। अभी तो यूट्यूब के माध्यम से क्लासेस अटेंड कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और हमारा जो ब्रांच है, कोल्हापुर का ब्रांच, ये बहुत ही अच्छा आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा। सौरभ सर की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। आगे आपको आगे के लिए भी मदद करने के लिए हमारी नागपुर की टीम भी लगी हुई है। हमारे से जो होगा हम बिल्कुल आपको देंगे। आपकी कोशिश यही रहे, हर एक स्टूडेंट की कोशिश ये होना चाहिए कि किसी टीचर से कोई चीज़ सीखना है तो कितना ज़्यादा ले लो, कैसे ले लो, तो आपको भी उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ हम ही आपको पढ़ाए जा रहे, रटाए जा रहे। हमने क्यों आपको एक पीडीएफ भेजा? सबसे पहले उस पीडीएफ का मुख्य उद्देश्य था हमारा, जितने लोग उस पीडीएफ की पहले, दूसरे, तीसरे पेज को पढ़ के, देख के, समझ के आए हैं आज के इस वीडियो में, उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उनको तो ये भी लग रहा होगा कि ये तो 1 घंटे का टॉपिक है ही नहीं, और वाकई में नहीं है, 15 मिनट का टॉपिक है। लेकिन इस 15 मिनट के टॉपिक को समझाने में हमारा 1 घंटा का समय गया। पर अगर ये 1 घंटा सही से आपने समझ लिया तो पूरे जीवन भर इस चीज़ के बारे में हमको बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी कड़ी में अगले विषय के साथ अगले दिन हम आपसे मिलते हैं। और एक चीज़ अभी अब मैं बोलने वाला था, मैंने बताया, देखिए हमारी जो ये फील्ड है, फायर सेफ्टी फील्ड, इसमें पर्सनालिटी इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बातचीत का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। पर्सनालिटी इफेक्ट यानी अतरंगी तरह के बाल नहीं होने चाहिए, अलते बलते शेविंग यानी वो नहीं होना चाहिए, दाढ़ी वाड़ी ज़्यादा उल्टी सीधी छिछोरी बना, ये ऐसा कुछ नहीं। चुल्लर बोलते हैं इधर मराठी में लोग, चुल्लर सही वाला कोर्स नहीं है। ये जो कोर्स है गंभीरता और समझदारी वाला कोर्स है। किसी की जान की हानि हो सकती है आपकी एक छोटी सी चूक के कारण, किसी को बहुत बड़े नुकसान से गुजरना पड़ सकता है आपकी एक चूक के कारण। जितना आपको 10 साल में पेमेंट नहीं देगा, उतना 1 मिनट में उसका लॉस हो सकता है आपकी एक चूक के कारण। तो बहुत सिंसियरिटी यानी अपनी जागरूकता के साथ आपको कोर्स को करना है, समझना है, मजाकबाजी में नहीं लेना, सीरियसली लेंगे। कुछ समय के सीरियस आपके जीवन को पूरा सीरियसली सुधार सकता है, और आगे हम आपको करेंगे मदद। और हमारे इस विषय से जुड़े हुए लोग किसी भी सर को, किसी भी टीचर को, किसी भी अपने सम्मानित व्यक्ति के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो एक रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। उस रिस्पेक्ट में हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये ना बोलते हुए हम लोग हमारे इस रिस्पेक्ट को जय हिंद के साथ बोलते हैं। और जय हिंद हमारा नारा है, जय हिंद जय सुरक्षा ही हमारा संदेश है।
तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ। जय हिंद।